हाय हेलो नमस्कार मित्रों। आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत है। आज की क्लास में हम राउल्स लॉ के बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक बहुत ही शानदार गीता श्लोक का अध्ययन भी करेंगे। वो गीता श्लोक है क्या, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और उसको समझने की कोशिश करिएगा मेरे मित्र। तो गीता श्लोक है क्या, तो हम देखेंगे कि वह गीता श्लोक अध्याय दो का कौन सा अध्याय 2 का श्लोक 47 नंबर है। अध्याय 2 का श्लोक 47 नंबर है। तो यह श्लोक कहता क्या है, तो हम बता दें कि यह श्लोक श्री कृष्ण के द्वारा कुरुक्षेत्र में अर्जुन के लिए कहा गया था। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यह श्लोक सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं था, यह समग्र विश्व के लिए ही था। तो यह श्लोक क्या था, इसको कैसे अध्ययन किया जाए, ठीक ना। तो हमारे अनुसार आप सीखिएगा, हम भी सीखने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो यह श्लोक कहता क्या है, अध्याय 2 का 47 नंबर कहता है, कर्मण्य अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फले हेतु भ्रूमाते संगत्स्वे कर्मणि। फिर से मैं सुनाना चाहूंगा एक दूसरे आवाज में, कर्मण्य अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फले हेतु भ्रूमाते संगत्स्वे कर्मणि। मेरे मित्र, यह कहता क्या है श्लोक, कर्मण्य अधिकार अस्ते मां फलेषु कदाचन। यह कहता है पार्थ, तेरे कर्म में ही तेरा सिर्फ अधिकार है, उसके फल में कभी नहीं। फिर से सुनिए बात, यह सिर्फ अर्जुन के लिए ही नहीं था, यह हमारे लिए था, आपके लिए था, सबके लिए था, समग्र विश्व के मानव जाति के लिए भी था। यह श्लोक कहता है, कर्मण्य अधिकार अस्ति मा फलेषु कदाचन मा कर्म फले हेतु भ्रूमाते संगत्स्वे कर्मणि। कर्मण्य अधिकार अस्ति मा फलेषु। अगर याद करना चाहते हैं तो मेरे साथ बोलिएगा, बहुत ही अच्छी तरीके से याद हो जाएगा, ठीक ना। तो हमारे साथ रहिएगा, श्लोक का अर्थ समझिएगा। कर्मण्य अधिकार अस्ति मा फलेषु कदाचन, इस श्लोक से स्पष्ट यह होता है कि तेरे कर्म करने में ही अधिकार है, सिर्फ उसके फल में थोड़ा सा भी अधिकार नहीं, उसके फल में तेरा अधिकार नहीं है, ठीक ना। इसलिए तुम सिर्फ अपना कर्म करते जा, उसकी फल की चिंता मत कर, ठीक ना। और ऐसा भी ना हो, अंत में क्या कहा गया, और ऐसा भी ना हो कि तुम उस कर्म के आसक्ति ना हो जाए। आसक्ति मतलब कि कर्म करने से भाग न जाए, दूर ना हो जाए, ठीक ना। यही है कि कर्मों से भाग ना जाए। तो यह क्यों कहा गया, ऐसे क्यों कहे हैं हमारे कृष्ण जी ने, बोले हैं कि अगर आप कर्म के फल के बारे में ज्यादा सोचने लगिएगा, कर्म के फल के बारे में ज्यादा सोचने लगेगा, तो हो सकता है परिणाम उसका दो हो सकता है, एक सफलता एक असफलता, ठीक ना, एक सफलता एक असफलता। तो यहां से आप कहीं डीमोटिवेट ना हो जाए। ऐसा नहीं हो कि आप फल सोच लिए, मतलब कि कुछ उल्टा फल, उसका निष्कर्ष उल्टा निकाल दिए कि भाई ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, इसलिए यह कर्म करना ही छोड़ देते हैं, जो कि यह बहुत ही गलत है, ठीक ना। और ऐसा भी हो सकता है कि आप कर्म ही नहीं करे, कर्म थोड़ा सा करे और ज्यादा एक्सेप्ट कर ले, और अंत में क्या चलेगा, फल उतना नहीं मिल पाया, तो वहां से भी आप फिर अगला कोई कर्म नहीं कर सकते, वहां से डिमोटिवेट हो सकते हैं। इसलिए आप बिल्कुल फल की चिंता मत कीजिए, आप अपना कर्म करते रहिए। तो मैं बता दूं कि मेरा कर्म आज राउल्स लॉ समझाने की कोशिश रहेगा। मेरा आज पूर्ण विश्वास है कि इस श्लोक के साथ साथ इस राउल्स के नियम को भी समझिएगा। यह बता दिए कि क्लास 12 का सॉल्यूशन चैप्टर का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि बिहार बोर्ड और यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में बार बार पूछे जाने वाले सवाल होते हैं, प्रश्न होते हैं। तो यह कहता क्या है राउल्स लॉ, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। यह राउल्स लॉ क्या कहता है, तो इसके लिए हम पात्र लेंगे, एक हम कंटेनर लेंगे, एक हम बर्तन लेंगे, ठीक ना। इसमें हम राउल्स लॉ हम दो तरीका से पढ़ेंगे, दो तरीका से।
तरीका क्या है, पहला हम उस तरह बिलियन में पढ़ेंगे, उस बिलियन 2 बिलियन में पढ़ेंगे, तरीका नहीं, बिलियन 2 बिलियन में पढ़ेंगे। एक क्या है, तो द्रव के लिए द्रव ऐसे लिखिएगा वाष्पशील, फर्स्ट पॉइंट इसको लगा लीजिए, वाष्पशील, वाष्पशील दीर्घ से होगा, ऐसे मत दिखाई तो दे रहा है ना, हाँ बड़ा बड़ा, वाष्पशील द्रव विलयन के लिए कौन सा नियम, तो राउल्ट नियम आपको दिखाई स्पष्ट, यहाँ शायद नहीं दिखाई दे रहा है, विलयन के लिए, ठीक ना, यहाँ पे वाष्पशील द्रव विलयन, आपको विलयन यहाँ, हाँ विलयन यहाँ लिखा गया, विलयन के लिए राउल्ट नियम। तो ये नियम क्या कहता है, तो पहले तो क्या कहा गया, द्रव विलयन, तो हम पहले द्रव का विलयन लेंगे ना, तो हम एक द्रव A लेते हैं और दूसरा द्रव B लेते हैं, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो एक सॉल्यूशन प्राप्त होगा, एक विलयन प्राप्त होगा। तो यहाँ पे बात है क्या कि कौन सा पहले द्रव लेते हैं, तो हम एक द्रव H2O लेते हैं, एक पानी लेते हैं जो घर में अवेलेबल रहता है, दूसरा क्या द्रव लिया जाए जो कि क्या हो भाई, तो वह भी वाष्पशील में बदलता हो, वो विलयन ही बदल जाए। तो एक हम क्या लेते हैं, शराब लेते हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि इथेनॉल ले, तो इथेनॉल है, तो क्या है, दोनों तो लिक्विड ही है, दोनों तो ही द्रव है। अब इसका विलयन बना दिया गया, ठीक ना। तो ए क्या है, द्रव है जल के रूप में, बी भी क्या है, द्रव है अल्कोहल मतलब शराब के रूप में। अब इसको क्या किया जाए, इस बर्तन को बंद कर दिया जाए, इस कंटेनर को बंद कर दिया जाए। तो आप कैसे लिखिएगा, आप ऐसे मत लिखिए, आप A बराबर H2O लिख लीजिएगा, B बराबर C2H5OH इथेनॉल लिख लीजिएगा साइड में, ठीक ना, हम समझाने के लिए आए। अब इस कंटेनर को क्या कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए। अब क्या नेक्स्ट स्टेप करते हैं, T बराबर हम इसमें टेम्परेचर देना शुरू करते हैं, यहाँ पे टेम्परेचर देना शुरू करते हैं और एक T को कांस्टेंट कर देते हैं, नियत रख देते हैं। T को क्या करते हैं, नियत रखते हैं, टेम्परेचर को नियत करते हैं। तो चित्र में शायद यहाँ आपको नहीं दिखाई दे रहा, चलिए नहीं दिखाई दे रहा, तो चित्र हम साइड में बना के बता दें, हम साइड में चित्र आप बिल्कुल यहाँ दिखेगा आपको, दिखेगा। यह थोड़ा ठीक से सेट नहीं हो पा रहा है, ठीक से हो जाएगा सेट, इसका लाइट तो थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होने देंगे, मेरा कोशिश यही रहेगा। इसमें A लेते हैं, एक क्या लेते हैं, B लेते हैं। अब यहाँ पे लिख लीजिएगा कि A बराबर क्या है, तो एक द्रव है, A क्या है, तो एक यहाँ पे H2O लिख लीजिए, जल लिख लीजिए, वाटर लिख लीजिए, तो यहाँ पे लिख देते हैं जल है, ठीक ना। और B क्या है, तो B लिख लीजिए आप इथेनॉल, ठीक ना, C2H5 और OH, शराब लिख सकते हैं, या हम यहाँ पे लिख देते हैं इथेनॉल, इथेनॉल लिख लीजिए, अल्कोहल ले लीजिए, ठीक ना। बी क्या है, ए क्या है, यह आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है, ठीक ना, दोनों क्या है, द्रव है। अब क्या इस कंटेनर को क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया, और नीचे से क्या हम यहाँ पे ताप देते हैं, यहाँ पे टेम्परेचर भी यहाँ से नीचे से क्या करते हैं, ताप देते हैं। इसमें क्या कर दीजिए, यहाँ पे एक बना लीजिए चित्र ताप का, टेम्परेचर इसमें दिया गया, ठीक ना, टेम्परेचर इसमें दिया गया, ताप दिया जा रहा है। तो अब क्या किया जाए, ताप दिया जा रहा है, तो चलिए अब यहाँ पे शुरू करते हैं। टेम्परेचर दिया गया, और कैसे टेम्परेचर, तो टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट कर देते हैं, तो यहाँ लिख दीजिएगा कांस्टेंट, टेम्परेचर क्या कर दीजिए, कांस्टेंट, ठीक ना। यहाँ पे हमें स्पष्ट कांस्टेंट दिखाई दे रहा है, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि उसमें आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि नहीं, ठीक ना। तो हाँ, तो देखा जाए अब इसके बाद क्या बोला गया, तो हम पढ़ना क्या है, राउल्ट लॉ। राउल्ट के लिए नहीं कैसा किस तरह का राउल्ट लॉ पढ़ना है, तो हमें द्रव विलयन के लिए राउल्ट लॉ ही पढ़ना है, द्रव विलयन के लिए राउल्ट लॉ पढ़ना है।
तो पहले तो द्रव द्रव विलीन लिए, एक लिए जल, एक बी लिए क्या, इथेनॉल ले लिए। अब क्या, टेम्परेचर, एक कांस्टेंट टेम्परेचर दे दिए इसको भाई कि भाई 100 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस, 70 डिग्री सेल्सियस दे दिया गया, कोई कांस्टेंट टेम्परेचर दे दिया गया। अब क्या सिंपल बात है, आप बता सकते हैं बिल्कुल क्या होगा क्या। थोड़ा सा इमेजिन कीजिएगा कि एक घर में कोई बर्तन है, उसमें जल डाले, जल में ही एक शराब डाल के मिला दिए और उसको कहाँ, स्टोव पे लगा दिए, उसको में उसके बाद टेम्परेचर नीचे से देने लगे तो एक उसके बाद ऊपर से क्या कर दिएगा, ढक के। तो एक समय आएगा क्या कि ए के द्वारा वाष्प लगेगा, बी के द्वारा भी वाष्प, ए के द्वारा तो वाष्प लगेगा और प्लस में बी के द्वारा भी द्रव, बी के द्वारा भी क्या लगेगा, यहाँ पे बंद है, बंद कंटेनर है, ठीक ना, इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, पता नहीं इसमें आपको, या क्या है, कंटेनर जो है बंद है, ठीक ना, बंद कर दीजिएगा, उसमें कुछ भी कर रहे हैं तो दिखाई नहीं दे रहा, पता नहीं क्यों, क्यों, लाइट के कारण। तो यहाँ पे ऐसे करते हैं, यहाँ पे क्या है, बंद है, ठीक ना, हाँ, तो यहाँ पे क्या है, बंद है, बंद कंटेनर है, तो पूरा क्या वाष्प में तो बदलेगा, सब तो द्रव वाष्प में तो बदलेगा ना, तो वाष्प के कारण यहाँ पे तो कोई प्रेशर लगाएगा ना, प्रेशर तो लगाएगा, दोनों प्रेशर लगाएगा, कुछ यह प्रेशर लगाएगा, ध्यान दीजिएगा, मेरा बात ध्यान रखिएगा, कुछ ए के द्वारा प्रेशर लगेगा, कुछ बी के द्वारा प्रेशर लगाएगा, अर्थात इस कंटेनर के ऊपर दोनों के द्वारा प्रेशर लगाएगा, ठीक ना। तो राहुल साहब बोले क्या, ध्यान दीजिएगा, राहुल साहब बोले क्या, तो इन्होंने बोले हैं कि यदि कोई द्रव के विलयन ले और टेम्परेचर कांस्टेंट करके दे तो कुछ जो वाष्प दाब लगाएगा, कौन, जो अव्यय इस द्रव विलयन में जो अव्यय रहेगा उसका आंशिक दाब, कुछ दाब, आंशिक मतलब कि पूरा क्या दाब नहीं, कुछ आंशिक दाब, इसमें जितना मोल अंश होगा, इसका जितना मोल अंश होगा वही क्या होगा, इसके लगाए गए दाब के समानुपाती होगा। फिर से बोल रहे हैं कि यह जो प्रेशर लगाएगा इसके मोल अंश के सीधा समानुपाती होता है। तो कैसे लिख सकते हैं, तो आप यहाँ पे बिल्कुल लिख सकते हैं राउल्स लॉ, क्या लिख सकते हैं, दिखाई दे रहा है, क्या लिख सकते हैं कि नियत ताप पर, एक मिनट, आपको दिखाई नहीं दे रहा, नियत ताप पर, लाइट को थोड़ा कम करते हैं, यहां पे आपको नियत ताप पे, शायद नियत ताप पर दिखाई दे रहा है ना, नियत ताप पर, ठीक है, नियत ताप पर द्रव विलयन, एक मिनट थोड़ा लाइट कम करके आते हैं, दिखाई नहीं, बिल्कुल नहीं लिख रहे तो बिल्कुल आपको दिखाई नहीं दे रहा। शायद अब दिखाई देगा, चलिए ठीक है, अब दिखाई दे रहा है, हाँ अब तो चलिए ठीक है, अब मेरे मित्र दिखाई दे रहा है आपको, ठीक ना। तो हम क्या बोल रहे थे, हम यहाँ थे नियत ताप पर क्या था, नियत ताप पर, ठीक ना, और कैसा, वाष्पशील द्रव, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसको जोड़ना है, सारा प्रश्न में ही आंसर आता है, जो भी प्रश्न पूछा जाए उसके प्रश्न में ही उसका आंसर आता है, याद रखिएगा, जो भी प्रश्न पूछा जाता है उसके प्रश्न में ही उसका आंसर आता है। तो राउल्स लॉ पढ़ना है तो इसमें याद रखिएगा, राउल्स लॉ में ताप नियत रहता है, नियत ताप बोल देंगे, और वाष्पशील द्रव विलयन, ये भी बोलिएगा, नियत ताप पर किसी वाष्पशील द्रव विलयन, द्रव ऐसे बोलेंगे, वाष्पशील, नियत ताप पर किसी वाष्पशील द्रव विलयन के अव्यय के द्वारा, हाँ सही है, नियत ताप पर किसी वाष्पशील द्रव, ऐसे बोल दो डायरेक्ट, नियत ताप पर किसी वाष्पशील अव्यय के द्वारा लगाया गया दाब, तो किसी नियत ताप पर किसी वाष्पशील अव्यय के द्वारा, शॉर्ट में लिखिए, और डिफिनीशन जितना हो सके शॉर्ट में, लेकिन सारा बात आ जाए, तो वाष्पशील बोल दिए तो दोनों वाष्पशील यहाँ पे लिया गया, नियत ताप पर किसी वाष्पशील अव्यय के द्वारा लगाया गया
लगाया गया आंशिक वाष्प दाब। देखिए इसके द्वारा कुछ दाब लगाया जाएगा और प्लस इसके भी द्वारा तो कुछ लगाया जाएगा ना, तो आंशिक उसको बोलते हैं। लगाया गया आंशिक वाष्प दाब, आंशिक वाष्प दाब, लगाया गया आंशिक वाष्प दाब, दाब याद रखिएगा प्रेशर है, प्रेशर, आंशिक वाष्प दाब उसके मोल अंश के, मोल अंश, उसके मोल अंश, ऐसे शॉर्ट में लिख देते हैं, इसको P से शुरू करते हैं और इसको X से शुरू करते हैं। आंशिक मोल अंश के क्या होता है मेरे मित्र, तो सीधा समानुपाती होता है, सीधा समानुपाती होता है, सीधा समानुपाती होता है। आप लोग कॉपी में नोट करते रहिए, हमारे दिए गए नंबर व्हाट्सएप पर मेरे व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा नोटबुक लिख करके, ताकि हमें मालूम चले कि आप लोग लिख रहे हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक ना। समानुपाती होता है, बिल्कुल इसमें भी दिखाई दे रहा है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है। वाष्पशील अपव्यय के द्वारा लगाया गया आंशिक वाष्प दाब P उसके मोल अंश के सीधा, हाँ यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है, चलो ठीक है, हम मान गए कि उसमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए तो यहाँ तो बात क्लियर है। अब इसको मैथमेटिकल फॉर्म बदलते हैं, तो इसको नोट कर लीजिएगा और नोट करने के बाद क्या कॉपी में लिख करके उसको भेजिएगा। तो हमारी सबसे यह तो बात समझ में आ गया। अब इसके बाद इसको मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे बदला जाए, तो मैथमेटिकल फॉर्म में थोड़ा बदलते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। इसको मिटा दिया जाए, या यहाँ तक दिखाई दे रहा है, ठीक ना, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कहता क्या है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे इसके डिफिनीशन के अनुसार ये चलते हैं। इसके डिफिनीशन क्या कहता है, इसका डिफिनीशन कहता है नियत ताप पर की वाष्पशील अपव्यय के द्वारा लगाया गया दाब आंशिक वाष्प दाब के। तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे दाब क्या है, तो P है ना, तो P यहाँ लिखिए किसका दाब, तो A का आंशिक वाष्प दाब किसके समानुपाती, किसके समानुपाती, तो मोल अंश के सीधा समानुपाती, तो यहाँ पे समानुपाती XA, ठीक ना। इसके बाद नोट करना है, इसके बाद यहाँ पे नोट करना है, इसके बाद हम क्या बोले, यह नोट करने के बाद यहाँ से नोट करना है अर्थात लिख करके, ठीक ना, यहाँ पे अर्थात लिख करके। तो क्या है, PA समानुपाती है X का, तो देखिए तो क्या इस बात को हम लिख सकते हैं क्या, PA इक्वल टू P0A इंटू में XA, समीकरण 1 इसको लिखिएगा, समीकरण 1। यह क्या लिख दिया गया, ध्यान से लिखिएगा। जब भी समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं, हम क्या बोले, जब भी समानुपाती का चिन्ह यहाँ से हटेगा, ठीक ना, तो एक कांस्टेंट आता है P0A। P0A है क्या, तो P0A के बारे में पिछले क्लास में बताए थे, लेकिन आज भी बताते हैं कि P0A जो है P0A जो है यह शुद्ध द्रव का दाब होता है, शुद्ध द्रव का प्रेशर होता है, ठीक ना। P0A है क्या, तो शुद्ध द्रव का प्रेशर होता है। तो A क्या था, A था क्या था, वाटर था, जल था, तो A जो शुद्ध 100 डिग्री सेल्सियस पे जो प्रेशर रहेगा ना, वही क्या होगा, उसका P0 कहलाएगा, ठीक ना, P0A कहलाएगा। तो इसको यहाँ से यहाँ तक नोट कीजिएगा, समीकरण 1 लिखिएगा। अब समीकरण 2 क्या है, तो समीकरण 2 हम यहाँ बनाते हैं, इसको मिटा दें। इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा, मेरा कोशिश रहेगा कि जल्दी समझाए, टाइम कम लगे, ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो और बेहतर समझाया जाए, ठीक ना, ताकि आपसे कुछ छूटे भी नहीं। अब यहाँ पे देखते हैं क्या कि एक तो क्या, फिर से यहाँ पे यहाँ तक तो दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है, ठीक ना, दिखाई दे रहा है। हम क्या लिखे यहाँ पे, PA यहाँ पे है, हाँ सही है, PA, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब क्या है, अब इसी तरह B के द्वारा लगाया गया था, तब B क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा PB। अरे भाई कोई कंटेनर लिए, बर्तन लिए, तो उसमें कोई द्रव जो है B, जो शराब लिया गया है, या इसको जब गर्म कीजिएगा तो यह भी तो प्रेशर ऊपर लगाएगा, वाष्प दाब तो लगाएगा ही, तो कितना लगाएगा, तो PB B के द्वारा लगाया गया वाष्प दाब क्या होगा, समानुपाती होगा इसके मोल अंश के, तो XB इसके समानुपाती हो जाएगा। तो इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या, PB बराबर में
P0B इंटू में XB, इसको इक्वेशन 2 मानिएगा। इसको क्या मानिएगा? इक्वेशन 2 मानिएगा, ठीक ना। अब क्या, अब खुद बताइए, खुद अपना दिमाग लगाइए, ठीक ना, खुद अपना दिमाग लगाइए, जो पूछेंगे वो बताइएगा। अब इसमें हम पूछ रहे हैं, हम क्या इसमें पूछ रहे हैं, हम पूछ रहे हैं कि बताइए इस सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर कितना होगा। मतलब कि या इसको ढक दिया गया, इसको, हाँ इसको ऐसे कर दिया, इसको ऐसे कर दिया, इसको ढक दिया गया, ठीक ना, इसको ढक दिया गया। तो इसको ढकने के बाद ऊपर इसके द्वारा भी प्रेशर लगेगा, इसके द्वारा भी प्रेशर लगेगा। तो हम पूछेंगे टोटल प्रेशर कितना लगा, टोटल प्रेशर मतलब सॉल्यूशन के दौरान कितना प्रेशर लगा। तो क्या कीजिएगा, दोनों का प्रेशर जोड़ नहीं दीजिएगा, दोनों का प्रेशर क्या कीजिए, जोड़ नहीं दीजिएगा। तो जोड़ते हैं, चलिए जोड़िए, तो क्या होगा, तो जोड़ के देखते हैं। तो यहाँ देखिए, इन दोनों को नोट कर लीजिएगा और इसके बाद जोड़िएगा। तो क्या लिखिएगा, तो हम क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या, जो हम अभी जो बात बोल रहे हैं जोड़ने वाला, ये डाल्टन साहब बताए थे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डाल्टन। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ध्यान दीजिएगा, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन मतलब पूरे बिलियन के दौरान लगाया गया दाब जो होगा किसके बराबर होगा, तो जो ए लगाएगा और जो बी लगाएगा, जो प्रेशर ए लगाएगा, ए के द्वारा लगाया गया दाब और बी के द्वारा लगाया गया दाब के बराबर ही पूरे बिलियन का वास्तव होगा। तो यहाँ पे लगा देते हैं, जोड़ देते हैं, ए के द्वारा लगाया गया दाब कुछ ए के द्वारा लगाएगा, कुछ बी के द्वारा लगाएगा, तो क्या दोनों को जोड़ देते हैं, जोड़ दिया गया। तो यहाँ पे देखिएगा, अब देखिए तो PS सॉल्यूशन का प्रेशर कितना हो जाएगा, तो दोनों को जोड़ते, देखिए तो PA की जगह क्या आया था, तो कॉपी में देखिएगा, नोट करा दिए हैं। अभी यहाँ पे पीछे लिखे थे तो क्या लिखा गया था, यही क्या लिखा गया था ना, PA की जगह था P0A इंटू में XA था, ठीक है ना, प्लस में PB की जगह क्या था, P0 क्या था, P0B इंटू में XB था, XB। यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम नीचे लिख रहे हैं XB, आप लोग यहाँ X गुने B ऐसे मत लिख दीजिएगा, हम नीचे लिख रहे हैं, ठीक ना, ऐसे हो जाएगा, क्या जोड़ दिया। तो इसके आगे और इक्वेशन बढ़ाते हैं, तो इक्वेशन कैसे हो जाएगा, PS बराबर में क्या होगा, बोलिए बराबर में क्या होगा। यहाँ पे एक बहुत ही बेहतरीन समीकरण था जो ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि बिलियन के मोलन्स कितना होता है, या ऐसे बोल सकते हैं बिलियन में उपस्थित सभी अवयवों का योग का अवयवों का मोलन्स का योग कितना होता है, तो 1 के बराबर होता है। तो XA प्लस में XB बराबर में 1, बहुत पहले हम बता दिए हैं, यह बात बहुत पहले बता दिया गया, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या देखिए, तो हम XA का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, तो XA की जगह क्या लिख सकते हैं का P0A इंटू में XA की जगह 1 माइनस XB। यहाँ से देखिए XA यहाँ है, 1 यहाँ है, तो XA के वैल्यू निकालने के लिए XB को उधर ले जाना पड़ा। तो XA माइनस में क्या हो जाएगा, बोलिए, हाँ सॉरी 1 माइनस XB हो जाएगा, प्लस में क्या होगा P0B इंटू में XB हो जाएगा। अब देखिए तो क्या इसी तरह कितना हो जाएगा, PS इक्वल टू, यहाँ पे क्या इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए, मल्टीप्लाई कर दिया, अच्छा मल्टीप्लाई कर दिया जाए, हाँ कर दिया जाए, तो क्या होगा बोलिए, P0 यहाँ पे कर दीजिए, P0A माइनस P0A इंटू में XB प्लस में P0B इंटू में XB, बोलते जाइए मेरे साथ। अब देखिए तो दोनों में XB कॉमन है, यहाँ पे XB कॉमन है, तो यहाँ पे कॉमन निकाल लेते हैं, तो क्या निकलेगा, तो PS दिखाई हाँ दे रहा है, तो PS बराबर में P0A नीचे लिख रहे हैं, मल्टीप्लाई में नहीं, P0A नीचे है, ठीक ना, नीचे है P0A, आपको दिखाई दे रहा है। हम यहाँ पे लैपटॉप में दिख रहे हैं कि आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, समझिए कि मिरर टाइप के हम दिख रहा है, ठीक ना, ऐसा नहीं है कि कोई नोट्स वगैरह जो भी। अब यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे क्या XB कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस में हाँ यहाँ पे XB कॉमन है, तो XB कॉमन लेते हैं, और क्या यहाँ पे P0A और क्या होगा P0A प्लस में P0B, मतलब दोनों का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब का योग, ठीक ना, में किस अवयव का, तो एक अलग वाला जो B था, B बिलियन था, उसके मोलंश का गुणनफल को घटा देते हैं किसके, शुद्ध वाष्प दाब जो पहले वाले बिलियन था उसके
पहले वाले क्या था, द्रव था, उसके वाष्प दाब में से घटा देते हैं तो क्या निकलता है, टोटल प्रेशर निकलता है। तो यह समझो कि एक फार्मूला आया क्या, राउल्स लॉ। राउल्स लॉ एक फार्मूला है। तो ऐसा बात नहीं है कि हम रखें, ऐसा बात नहीं है कि हम यहाँ पे xa की जगह वैल्यू रखेंगे तो जरूरी नहीं है कि आप xa के ही वैल्यू रखिएगा। आप रख सकते थे xb के वैल्यू भी यहाँ पे लिख सकते थे 1 माइनस xa, कोई भी रख सकता है, कोई काटेगा नहीं, ठीक ना। तो यहाँ से इसको, यह एक फार्मूला आता है राउल्स लॉ, लेकिन इसके बाद भी एक फार्मूला है, वो है क्या, वो उसको भी सीखेंगे, ठीक ना। यह दोनों द्रव है तो यह फार्मूला आया। अगर एक में कोई ऐसा द्रव ऐसा पदार्थ डाल दे जो वाष्प में जाएगा ही नहीं, तो अब क्या होगा फार्मूला, उसको भी देखेंगे। लेकिन यहाँ पे PS क्या है, P0A क्या है, XB क्या है, P0 यहाँ पे P0A क्या है, P0B क्या है, सब यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे लिख दिया जाए तो हम कहाँ लिखे, बोलिए, इधर साइड में, इधर स्पेस है, ठीक ना, इधर स्पेस है। तो आप नोट करते जाइएगा, हम यहाँ पे दिखाई देगा, हाँ यहाँ से दिखाई देगा, नहीं यहाँ से दिखाई देगा, ठीक है, यहाँ से दिखाई देगा। यहाँ से हम इधर साइड में लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखा जाए, यहाँ पे क्या है, तो शुरू से लिखते हैं कि PS क्या है, तो ये लिखिएगा प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक ना। बिलियन का वाष्प दाब, बिलियन का टोटल वाष्प दाब, बिलियन का टोटल वाष्प दाब। PA क्या है, यहाँ पे लिखिएगा P0A है, ठीक ना, P0A, तो P0A है, ठीक ना, P0A। तो P0A कितना आ जाएगा, तो ये क्या है, शुद्ध अवस्था में अव्यय A का वाष्प दाब, ठीक ना, शुद्ध अवस्था में अव्यय A का वाष्प दाब। तो लिख सकते हैं वेपर प्रेशर ऑफ A, वेपर प्रेशर ऑफ A इन प्योरिटी, ऐसे लिख सकते हैं, वेपर प्रेशर PRESS, वेपर प्रेशर ऑफ A इन, वेपर प्रेशर दिखाई नहीं, यहाँ पे A के बाद इन लिखे, वेपर प्रेशर ऑफ A इन, यहाँ पे इन लिख दे रहे हैं, इन प्योर फेज, प्योरिटी लिख देते हैं, शुद्धता में, शुद्ध अवस्था में A का वाष्प दाब। ऐसा नहीं था, इसका हिंदी भी लिख देते हैं, ऐसा है तो बात यहाँ पे हिंदी लिख दे रहे हैं, ठीक ना। यहाँ पे हिंदी, ऊपर वाला का हिंदी क्या हो जाएगा, ऊपर वाला का हिंदी होगा, तो नीचे वाला की हिंदी लिख दे रहे हैं, नीचे वाले का कि A का अव्यय, यहाँ पे लिख दे रहे अव्यय, ना, अव्यय A का वाष्प दाब, अव्यय A का शुद्ध अवस्था, शुद्ध अव्यय A का शुद्ध अवस्था, क्या हुआ भाई, ठीक ना, कुछ तो गड़बड़ हुआ, देखते हैं क्या हुआ। अच्छा, कोई गेम वगैरह, इसके लिए माफी चाहूंगा, कुछ गड़बड़ हुआ। हाँ, आगे शायद आ गया। चल रहे हैं, सही है सर, हाँ आ गया, हाँ आ गया। तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं, अव्यय A का शुद्ध अवस्था, अव्यय A का शुद्ध अवस्था में, में वाष्प दाब, अव्यय शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, ये भी नहीं दिखाई दिए। अच्छा, एक काम करते हैं, इसको मिटाते हैं, अब यहाँ यहाँ दिखाई देगा, ठीक ना, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। हाँ, चलिए इसको नोट कर लीजिएगा। अब लिखते हैं कि यहाँ पे पहले लिखते हैं PS क्या है, तो विलियन का टोटल वाष्प दाब, यहाँ पे लिखिएगा विलियन का कुल, विलियन का कुल वाष्प दाब, यहाँ पे लिखिएगा P0A क्या है, P0A क्या है, लिखिएगा
अव्यय ए का शुद्ध अव्यय ए का शुद्ध अवस्था में वास दिखाई दे रहा। हाँ, शुद्ध अवस्था में वास ठीक है। चलिए इसी तरह क्या P0 B क्या होगा दोस्त, यहाँ पे लिखिएगा अव्यय B का शुद्ध अवस्था में वास। शुद्ध अवस्था का मतलब प्योर पानी लीजिए या प्योर शुद्ध अवस्था में प्योर पानी लीजिए तो उसको जो वास दाब लगाएगा वही दाब शुद्ध अवस्था पानी के शुद्ध अवस्था का दाब हो जाएगा। प्योर शराब लीजिए और जो दाब लगाएगा ठीक ना अकेला वही दाब चला देगा शुद्ध अवस्था में B का वास चला जाएगा। अब क्या था XA, यहाँ पे लिख दीजिए XA क्या है, XA क्या है तो A का मोल अंश मैंने पढ़ा दिया पिछले क्लास में। A का मोल अंश जाकर के पीछे वीडियो देख सकते हैं। A का मोल अंश ना यहाँ पे XB क्या हो जाएगा, XB B नीचे लिख रहे हैं हम, याद रखिएगा B नीचे, XB क्या हो जाएगा B का मोल अंश। शायद कुछ इसमें नहीं था ठीक ना, तो इसको नोट कर लीजिएगा, नहीं दे रहा था फिर मिटा करके हम लिख दिए। यह वीडियो लगभग 30 मिनट का हो गया है, 31 मिनट का हो चुका है ठीक ना। तो ज्यादा लंबा बनाना मेरा अभी मकसद नहीं है ठीक ना। शुरू में आप लोग को आदत नहीं है ऑनलाइन पढ़ने का, तो इसलिए हम छोटा वीडियो बना करके आप लोगों के पास भेजूंगा। तो आप लोग कॉपी में लिख करके नोट करके हमारे पास भेजते रहिए ताकि तब मालूम चले कि हाँ पिछले वाले वीडियो से कोई हमें भेजा था ठीक ना। हमें याद है कि कोई हमें कुछ लोग भेजे थे हमें याद है, तो हम उसका रिप्लाई भी दिए थे। चलो ठीक है जो भी है, तो आप लोग भी भेजते रहिएगा। हाँ, यह वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। शुरू का श्लोक कैसा रहा और यह पूरा स्ट्रक्चर कैसा रहा, रूल आप लोग समझ में आया कि नहीं आया। तो मैं चाहूंगा कि वीडियो को लंबा नहीं किया जाए, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप लोग घर पे पढ़िए और लॉकडाउन का पालन करते रहिए। या जो आज कितना तारीख है, आज जो है कॉलर है 1 मिनट। हाँ, तो हमारी हिसाब से बस अब आज के लिए बस क्लास में इतना ही। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपडेट होने के लिए, ताकि अगला वीडियो ही ऐसे ही श्लोक के साथ शुरू हो, हमें भी लगे कि नहीं विद्यार्थी पढ़ रहे हैं ठीक ना। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद, प्रणिपात मेरे मित्रों। इसको पुश किया जाए। हाँ, यह लगभग 33 मिनट का हो गया। आप लोग शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि कोई स्टूडेंट को यह वीडियो छूटे नहीं। चलिए तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।